हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन टॉपिक शुरू किया था और आज के वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग। ये जो स्क्रीन पर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है एग का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो इसमें ये सबसे बाहरी लेयर है, ये है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के अंदर ये जो वाइट स्पेस आपको दिख रहा है ये है जोना पेलुसिडा। ये एग की अलग अलग लेयर्स होती हैं। जोना पेलुसिडा के अंदर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो आप पर्पल कलर का देख रहे हैं ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर है ये न्यूक्लियोलस। जैसा कि हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर ही जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो प्रेजेंट होता है, या क्रोमोसोम्स गुणसूत्र न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। और एक और बात हमेशा ध्यान रखने की, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जो एग होता है, ओवम होता है, उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46। तो इन 46 में से जो एग है इसमें 23 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं। बाकी के जो 23 क्रोमोसोम्स हैं वो स्पर्म शुक्राणु में प्रेजेंट होते हैं। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो शुक्राणु है, स्पर्म है, वो एग में इस तरह से एंटर करता है। ये सारी मैकेनिज्म हम अभी पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में 5 पॉइंट्स के थ्रू जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। और उसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो है एनकाउंटर ऑफ स्पर्म एंड ओवा, जिसमें स्पर्म और ओवा पास में आते हैं। इस फर्टिलाइजेशन को हम आगे पढ़ें इससे पहले इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं हम। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये बॉडी के बाहर होता है। एक्सटर्नल मीन्स बाहर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल की जो बॉडी होती है उसके बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो सर्वाइवल रेट है एम्ब्रियो की आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो कम होती है, इसलिए मेल को बहुत अधिक मात्रा में स्पर्म को रिलीज़ करना होता है ताकि जो फर्टिलाइजेशन है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस बढ़ सकें और जो स्पीशीज़ है उनकी वो बनी रहे। क्योंकि हर जो स्पीशीज़ है, हर जो जीव है वो अपनी जनरेशन्स को बनाए रखना चाहता है, चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो। तो इसके लिए नेचर में कुछ अडेप्टेशंस होते हैं। जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसके लिए अलग अडेप्टेशंस होते हैं। उन एनिमल्स को अलग अडेप्टेशंस उनको प्रोवाइड कराए गए हैं। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने वाले एनिमल्स के एग्जांपल हैं फिशेज एंड एम्फीबियंस। और हम जानते हैं कि फिशेज में बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें जो मेल है वो पानी के अंदर अपने स्पर्म छोड़ता है और जो फीमेल है वो अपने एग वाटर में रिलीज़ करती है। तो वाटर में ही उनका फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन सेम स्पीशीज़ में ही होता है और ये हर स्पीशीज़ के लिए ये अलग अलग होता है। इंट्रा स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन ही होता है, इंटर स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन नहीं होता। यानी दो जातियों के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं होता।
एक ही जाति के जो स्पर्म और एग हैं उन्हीं में ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक्सटर्नल हमने पढ़ा, इसके एग्जाम्पल हैं फिशेज एंड एम्फीबियंस। मेंढक में आपने देखा ही होगा, जो लार्वा का डेवलपमेंट होता है वो बॉडी से बाहर होता है और बॉडी से बाहर ही फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है और इसके लिए जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो उनका नंबर तो अधिक होता है, लेकिन जो एग रिलीज होते हैं उनका नंबर कम होता है। और ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें जो पेरेंटल केयर होती है वो अधिक पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। और मैमल्स के तो हम खुद एग्जाम्पल हैं, तो हम जो मनुष्य है वो भी अपने किड्स की जो पेरेंटल केयर है वो अच्छे से प्रोवाइड कराता है। और इसके लिए भी सेवरल थाउजेंड जो स्पर्म होते हैं वो एग को रिलीज़ किए जाते हैं, लेकिन उन स्पर्म्स में से केवल एक स्पर्म होता है जो एग को फर्टिलाइज करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन का। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा। स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्म एंड ओवम एंड ओवा दोनों सेम होते हैं, दोनों के एक ही नाम है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म है, वो फीमेल का जो ओवम है उसके पास में आता है और इसके लिए कीमोटैक्सिस एक प्रक्रिया होती है। कीमोटैक्सिस मीन्स केमिकल के द्वारा अट्रैक्शन। तो इनमें पर्टिकुलर स्पीशीज़ के अंदर पर्टिकुलर केमिकल होता है, उसके द्वारा ही सेम जो स्पीशीज़ है उसके स्पर्म एंड ओवा आपस में वो कांटेक्ट कर पाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कीमोटैक्सिस कहते हैं, मीन्स केमिकल के द्वारा अट्रैक्शन होना। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन मैंने आपको शॉर्ट में पहले भी बताया था। जो स्पर्म है वो आफ्टर एंटरिंग इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका और अधिक मैच्योरेशन होता है। उस प्रोसेस को हम कैपेसिटेशन कहते हैं। और ये जो कैपेसिटेशन है वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के द्वारा कुछ केमिकल सिक्रीट किए जाते हैं जो स्पर्म को और अधिक एक्टिव बनाते हैं। और इस कैपेसिटेशन की प्रोसेस में लगभग 4-5 घंटे का टाइम लगता है। लगभग 4-5 घंटे में जो स्पर्म है वो और अधिक एक्टिव हो जाता है और वो एग को फर्टिलाइज करने के कैपेबल हो जाता है। थर्ड पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन का, एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। एक्रोसोम हमने अभी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ा था, उसमें पढ़ा था न्यूक्लियस के एंटीरियर डायरेक्शन में आगे की ओर जो स्पेस होता है वहाँ एक्रोसोम प्रेजेंट होता है और उसके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं ये एग की मेम्ब्रेन को डिज़ोल्व करने का काम करते हैं, उनमें एक होल करते हैं जिसके थ्रू होके स्पर्म जो है वो एग के अंदर एंटर हो सके। डियर स्टूडेंट्स, हम इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम अभी पढ़ते हैं एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके स्ट्रक्चर में। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें ये स्पर्म का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये जो स्पर्म है वो आफ्टर कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन मीन्स एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म। तो कैपेसिटेशन के बाद जो स्पर्म है वो एग की मेम्ब्रेन के पास आता है, पहुंचता है और वो एग की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, वहाँ तक ये टच करता है। ये यहाँ पर टच कर रहा है। कोरोना रेडिएटा के बाद जो सेकंड पॉइंट है या फिर जो सेकंड लेयर है वो है जोना पेलुसिडा। तो कोरोना रेडिएटा को टच करने के बाद जो स्पर्म है वो जोना पेलुसिडा को टच करता है या फिर पेनिट्रेट करता है।
टच करने के दौरान ही एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट होती है और जो एंजाइम्स होते हैं एक्रोसोम में जो भरे हुए होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं और वो एग की मेम्ब्रेन्स को पेनिट्रेट करते हैं, उसमें एक होल क्रिएट करते हैं, एक छेद बनाते हैं जिससे होके स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो एग साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर सके। तो इस तरह से इसको हम एक और डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये वाला जो डायग्राम है इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा जो एक्रोसोमल रिएक्शन है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि स्पर्म जो है वो एग की जो आउटर मोस्ट लेयर है वहाँ पर ये टच कर रहा है, ये इसके एंटीरियर डायरेक्शन में एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। सेकंड पॉइंट में ये जो सेकंड लेयर है जोना पेलुसिडा उसको ये पेनिट्रेट कर गया है और उसके द्वारा स्पर्म के एक्रोसोम के द्वारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स सिक्रीट किए जाते हैं और ये जो एंजाइम्स हैं वो इस एग की मेम्ब्रेन में होल बनाते हैं जिससे कि और अधिक पेनिट्रेशन मिल सके। हम यहाँ पर इसमें ये देख रहे हैं कि जो एग की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर प्रोटीन रिसेप्टर्स ये प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको डॉट दिख रहे हैं ब्लू डॉट्स, ये प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं। ये भी स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं कि पर्टिकुलर स्पीशीज का जो स्पर्म है वो ही पर्टिकुलर एग के ऊपर कांटेक्ट कर पाएगा। और ये इसमें है प्लाज्मा एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं। ये आपको पर्पल डॉट्स दिख रहे हैं, ये हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, ये भी एक से ज़्यादा स्पर्म की एंट्री को रोकने में मदद करते हैं, क्योंकि जब एक स्पर्म की एंट्री हो जाती है उसके बाद ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं इनमें से ग्रेन्यूल्स निकलते हैं और वो एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन यहाँ पर ये बनी हुई हमें दिख रही है। ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं। तो इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के बन जाने के बाद जो स्पर्म है वो एंटर नहीं कर पाते, चूँकि एक स्पर्म की एंट्री हो चुकी है उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है, उसे हम वाइटेलाइन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है वो और अधिक स्पर्म की एंट्री को रोकती है। तो इस तरह से जो पॉलीस्पर्मी है, पॉलीस्पर्मी मीन्स एक से ज़्यादा स्पर्म का एग के अंदर एंटर होना, तो इस तरह से पॉलीस्पर्मी को भी इसके द्वारा रोका जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये टॉपिक है आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आपको इसको देख के और सुन के अपने नोट्स बनाएं और ये जो 2 डायग्राम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आप ज़रूर नोट करें। थैंक यू।